बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाइस तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है मॉड्यूल 5 है और यूनिट 1 है डिपार्टमेंट ऑफ मौलजात। जो मौलजात का नया सिलेबस आया है उसमें एक टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। तो उसका पहला यूनिट है बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बायोकेमिस्ट्री में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चों को। इतनी मोटी मोटी किताबें तो पढ़ नहीं सकते, है ना। एक मॉड्यूल है, 15 दिन में मॉड्यूल खत्म हो जाता है। उस दिक्कत को देखते हुए हमने ये सोचा है कि एक शॉर्ट नोट टाइप से प्रोवाइड किया जाए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और बायोकेमिस्ट्री चूंकि एक क्लिनिकल सब्जेक्ट हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसके क्लिनिकल कंसिडरेशंस को जब आप ध्यान देंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके लिए बेनिफिट भी होगा। कि इसको आप पढ़े बिना आप जो है सो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम के लिए काम काम की बात जैसा कि हमने कहा था वैसा ही करेंगे। जैसे कि बायोमोलिक्यूल है तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब बायोमोलिक्यूल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, एंड व्हाट आर देयर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इतने पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एकदम 100% ये लाइन रट जाएगी। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे हम नहीं जाएंगे, आपको रटना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या रटना है अभी, आपको रटना है बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये आपको चारों याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चारों क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। And these are essential for structure, function and regulation of body tissue and organ। ये क्या है, एसेंशियल है। एसेंशियल है किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, बॉडी के जो फंक्शन, बॉडी का रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू और ऑर्गन जो है उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जब आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अभी आपको इतना याद रखना है कि बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। These are essential for structure, function and regulation of body, tissue and organs। ठीक है। अब आते हैं एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड टाइप देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो ये होता है किस चीज़ से बना होता है, मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका टाइप सब देखें तो मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज है। ठीक है। डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज है ना। पॉलीसैकेराइड जैसे कि ग्लाइकोजन है। ठीक है। और डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं तो आपके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा बोरिंग। ठीक है। बहुत कुछ पढ़ाने के लिए हो सकता है इसमें अगर इसको डिटेल में लेके चले तो, लेकिन अपने को एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ना है ना, उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया स्ट्रक्चर, तो आपको बोल देना है कि भाई ये जो है सो बना होता है किस चीज़ से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 के रेशियो में होता है। अब आपसे टाइप्स पूछ लिया तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड टाइप मार दो, हो गया। ठीक है। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, जिसमें दो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। मोनोसेकेराइड में एक ही मॉलिक्यूल, एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड में जो है सो 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ मिलेंगे। ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने का आपको, आप समझ गए, स्ट्रक्चर टाइप समझ गए। मेन चीज़ आपको क्या करना है, फंक्शन जानना है, फंक्शन पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप कुछ फंक्शन 3-4 याद रख लेना है आपको, है ना। 5-10 नंबर में आए तो बना देना है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, याद रखना है। स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, दूसरा फंक्शन ये है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। स्ट्रक्चरल रोल इन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन में इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है। ठीक है। यानी कि
ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये 3 इसके मेजर फंक्शन है। ठीक है। इसके अलावा आप ऐड दो 3 ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो भूलेंगे तो पूरा ही नंबर कर जाएगा। ठीक है। और उसके बाद स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड स्ट्रक्चर लोड इन ग्लाइकोप्रोटीन, ये 3 बात याद रखिए। फिर बात करते हैं क्लिनिकल कंसिडरेशन की। ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब आप सोच रहे थे अरे यार ये बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री पर के करना क्या है मेरे को, यूज कहाँ है। तो इसका यूज क्लिनिकल मेडिसिन में है, 100% है। वरना ये क्लिनिकल में ये हमारा जो मेडिसिन का सिलेबस है उसमें नहीं डाला जाता है ये। ठीक है। और यही चीज़ आपको समझना है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ही तो एक डिजीज है ना। जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जैसे कि वॉन गियारकेस डिजीज होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब क्या है, क्लिनिकल कंसिडरेशन ही तो है। ये सब क्लिनिकल पॉइंट अप्लाइड ही तो है। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही आपको समझना है। ये रेफरेंस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, नीचे में आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। और आसान है, वासुदेवन की बुक हमें नहीं मिली अभी तक, है ना। लेकिन सत्यनारायण की बुक है, आप उससे पढ़ेंगे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वही है कि आप 15 दिन में एक मॉड्यूल को करने के लिए, और बहुत डिटेल्ड है उसमें, यहाँ तक कि हिस्ट्री तक दे रखी है प्रोटीन और लिपिड की और एंजाइम्स की, कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो अपने को उतना नहीं ध्यान देना ना। अब जैसे कि प्रोटीन की बात, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किससे बना होता है प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट किससे बना था, कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, पुराना पुराना इसका डेफिनेशन था, अब डेफिनेशन बदल गई है। ठीक है। और अपने को इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है। सीधा सीधी अपने को याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन कार्बन टू स्टोन। उसी तरह से प्रोटीन में क्या है, ये अमीनो एसिड से बना होता है। और इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, 4 तरह के स्ट्रक्चर है। ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाना, इसका फंक्शन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार आपसे पूछा जा सकता है एंजाइम्स किस में है भाई, एंजाइम्स किस में आती है। तो एंजाइम्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है। एंजाइम्स होते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में, है ना, पता है ना आपको। हीम और ये ग्लोबिन और हीम का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ग्लोबिन और आयरन टूटता है, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो वहां आपको काम आ रहा है। फिर स्ट्रक्चरल में भी काम आता है, कोलाजन प्रोटीन्स के बारे में आपने सुना है, तो वो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है बॉडी का। बहुत सारे हार्मोन्स भी जो है वो भी प्रोटीन है। ठीक है। जैसे कि इंसुलिन। तो आपको याद रखना है, ये 4 फंक्शन याद रखना है। इसके अलावा आपको जो फंक्शन याद आ जाए, जहाँ से आप पढ़े हैं वो लिख दें। लेकिन ये 4 फंक्शन अगर छूटा तो आपके नंबर कटेंगे। एंजाइम्स नहीं छूटना, हार्मोन नहीं छूटना, ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता है हेमोग्लोबिन में, और स्ट्रक्चरल एक्ट एज स्ट्रक्चरल इन कोलाजन में। तो ये बात भी याद रखना है, जैसे कि कोलाजन। अब आते हैं क्लिनिकल कंसिडरेशन, है ना। पढ़ना बेकार है, अगर क्लिनिकल यूज करना हो तो क्यों पढ़ेंगे हम, है ना। हम लोग नॉन क्लिनिकल वाले तो है नहीं जो पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल कंसिडरेशन है इसका, तभी हम पढ़ रहे हैं। क्या है क्लिनिकल कंसिडरेशन भाई, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन क्या है। एक डिजीज होती है क्वासिकोर, और एक डिजीज होती है मारस्मस। ठीक है। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, सिकल सेल एनीमिया, है ना। ठीक है। ये जो क्वाशिकोर और मरासमस है, ये आपको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में होता। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, ये भी प्रोटीन की वजह से होता है। एंजाइम डिफिशियंसी, जैसे कि फेनाइलकीटोनुरिया, ये भी प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। इसमें हम बहुत सारा ऐड कर सकते हैं, जो भी प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। इसका रेफरेंस आपको सत्यनारायण में मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं लिपिड की। तीसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, लिपिड है। तो लिपिड क्या है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स देख लीजिए आप इसका। तो ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स अगर आप देखें, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, अच्छा एक बात तो ये है कि याद रखिए कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। पानी में नहीं घुलता है। इसके अलावा
ट्राइग्लिसराइड्स, फोस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, ये क्या है? ये सारे के सारे लिपिड्स ही तो हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स आर लिपिड्स। फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, उतना ही काम काम की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर है, उसके क्लिनिकल कंसिडरेशंस बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी। एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हार्मोन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड का काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन सिंथेसिस, ये तीन मेन इसके फंक्शन है। ठीक है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा ना, फॉस्फोलिपिड, लिपिड बाइलेयर, ये सारी चीजें। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज करता ही है ये। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एनर्जी स्टोरेज का काम है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर काम है, और हार्मोन सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, उसके अलावा क्लिनिकल कंसिडरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरलिपिडेमिया, फैटी लिवर डिजीज, कीटोसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक, एकदम क्लिनिकल कंसिडरेशन याद रखेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। हालांकि हमें पूरा जेनेटिक्स का एक मॉड्यूल ही पढ़ना है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ थोड़ा सा हमें जानना है, क्योंकि ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। तो स्ट्रक्चर में क्या है भाई? डीएनए है एंड आरएनए है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पूरा बेसिक इतना बताने का टाइम नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स बोले तो शुगर बेस और फॉस्फेट, सिंपल सी बात, शुगर बेस और फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आ गया? आरएनए और डीएनए, दोनों ही किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बोले तो शुगर बेस और फॉस्फेट। फंक्शन क्या है इसका? डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, याद रहेगा। डीएनए का फंक्शन क्या है? सबको पता है, बच्चे बच्चे जानता है। ये क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफर भी करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आरएनए क्या करता है? आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एकदम अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है, एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आपने वो इतना नहीं जाना है, एक वो लाइन याद रखना है, क्या? आरएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए इन्वॉल्व इन आरएनए इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब इसकी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिलेवेंस है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो जीन का इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है, और जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी है वो किस में आ जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड के अप्लाइड पार्ट में आ जाएंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है। ठीक है, इवन कैंसर है। ठीक है, आरएनए वायरसेस हैं, जैसे एचआईवी वगैरह है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अप्लाइड पार्ट पे आ गए? न्यूक्लिक एसिड पे आ गए, है ना। आरएनए वायरसेस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको चार मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। 5 नंबर में आएगा तो एक आपका पूछ लेगा, 10 नंबर में आएगा तो ये चारों का एक बार में कहेगा कि बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझ लेना है। दूसरी बात, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जब तक आप नहीं समझेंगे मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक चार्ट भी बना दिया है क्लिनिकल रिलेवेंस समरी के तौर पे। अब जैसे कि बायोमोलिक्यूल मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, रिलेवेंट डिसऑर्डर क्या है? डायबिटीज़ है। ठीक है, जीएसडीज है। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है भाई? फास्टिंग ग्लूकोज से डायबिटीज हो जाएगा, और जीएसडी किससे हो जाएगा डायग्नोस? जीटीटी से हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोटीन की बात करें तो रिलेटिव डिसऑर्डर में क्वासिकोर है, मरासमस भी आ जाता है, पीकेयू आ जाता है ना, पेनिनकिटोनुरिया। कैसे डायग्नोसिस होगा? तो सीरम एल्बुमिन से होगा। अच्छा, एक चीज आपको ये भी समझना है कि बायोकेमिस्ट्री का लैब अलग होता है और पैथोलॉजी का लैब अलग होता है। ठीक है, जब हम जांच कराते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की जांचें अलग होती है, पैथोलॉजी की जांचें अलग होती है, ये आपको समझना है। जब तक आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीरम एल्ब्यूमिन का मामला अलग है, सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, है ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? उसके अलावा आप अमीनो एसिड एनालिसिस करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसी तरह से लिपिड प्रोफाइल, लिपिड की अगर समस्या देखें तो हाइपर लिपिडेमिया, उससे लिपिड प्रोफाइल कर रही है, आपको मालूम चल जाएगा, है ना। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो जेनेटिक डिजीजेज जितने भी हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे कि कैरियोटाइपिंग है, पीसीआर है, ये सब
ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, दीज आर द रेफरेंसेस। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो मैं आगे भी, इसके बाद एंजाइम्स हैं, फिर उसके बाद जो विटामिन्स हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिनरल्स हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। और बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत कमी है अपने डिपार्टमेंट में। इसीलिए हमने इसका वीडियो बना दिया। अब आप लोग देख लीजिए। सभी यूनानी कॉलेज वालों को भेज दीजिए, इंशाल्लाह अच्छा रहा तो और बनाएंगे। जज़ाक।